क्वेश्चन नंबर 96 देखिए बच्चों क्या कह रहा कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इज 63% HNO3 बाई मास एंड हैज़ ए डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम पर ml. हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ml ऑफ ए इतना m HNO3 सॉल्यूशन. देखिए इसमें क्या करना आपको, कंसंट्रेशन बच्चों कभी कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ. बस आपको कंसंट्रेशन का बेसिक यूनिट का सबका मीनिंग पता होना चाहिए. अब ध्यान से समझिए, आपके पास 250 ml का एक सॉल्यूशन बनवाना है जिसका मोलरिटी हो 1.20 m. इसका मतलब बच्चों हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मोल का नंबर होगा, HNO3 का जो मोल होगा वो मोल बराबर आप क्या जानते हैं, वॉल्यूम लीटर में. तो 1000 से इसको डिवाइड करते हैं, गुना कर देते हैं आप मोलरिटी. क्लियर है? इतना मोल आपको चाहिए. अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये कितना आ रहा है, इस पॉइंट को हटा देते हैं. ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आपका आ रहा 25 चौक 100. ठीक है, और 4 तिहाई 12. तो मिला जुला के ये आपका जो मोल आया हुआ गया 0.3 मोल. इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि हमें 0.3 मोल HCl चाहिए. ठीक है, इतना ml सॉल्यूशन, इतना m का मतलब ही हो गया 0.3 मोल चाहिए. अब आ जाइए इसके अंदर जिससे हमें ये बनाना है. अब अगर इस सॉल्यूशन की बात करें ना तो इस सॉल्यूशन का 63% बाई मास दे रखा है. इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसके अंदर, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का लेते हैं तो 63 ग्राम HNO3 है. क्लियर है? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर इसका लेते हैं तो 1 मोल HNO3 है. चूँकि इसका मोलर मास भी 63 आएगा. सोचिए अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 1 मोल चाहिए. तो हम सोच रहे हैं, हमसे तो लीटर पूछा है, मिलीलीटर पूछा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ना हमें पहले मोल से, ये मास से मोल वॉल्यूम में जाना चाहिए. तो हम देखिए इसका क्या दिया हुआ बच्चों, डेंसिटी दिया हुआ. डेंसिटी कहने का ये मतलब हुआ कि 1.4 ग्राम पर ml इसका डेंसिटी है. मतलब अगर इस सॉल्यूशन का 1.4 ग्राम लेते हैं ना तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1 ml हो जाता है. 1.4 ग्राम में 1 ml हो जाता है. तो अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 100 ग्राम लेंगे तो कितना हो जाएगा. तो मिला जुला हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर, ऐसे भी आप जानते हैं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है. तो आप उससे भी जा सकते हैं. ऐसे हम यूनिट पढ़ के समझा रहे थे यही चीज़ आपको कि इतना ग्राम सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी इतना है, इसका मतलब हो गया कि इतना ml सॉल्यूशन हो गया. तो इतना ml सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का 1 मोल घुला हुआ. ठीक है, इसी को आप कर देते हैं तो ये आ रहा आपका 1000/14 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ 1 मोल किसका, HNO3 का. अब देखिए यहाँ से आप आइडिया लग गया कि जिस सॉल्यूशन से आपको वो सॉल्यूशन बनाने हैं तो इसमें आपको पता चल गया है कि 1 मोल HNO3 जो है वो इतने ml के अंदर घुला हुआ है. आप सोचिए कि आपको कह रहा था इतना ml इतना m वाला बनाने का, तो सीधा सीधा मतलब यही तो हुआ कि हमको कहीं ना कहीं 0.3 मोल HNO3 चाहिए. तो देखिए 1 मोल HNO3 के लिए आपको इतना ml चाहिए, तो इतने मोल के लिए कितना ml चाहिए, तो इतना गुना 0.3. तो इसलिए यहाँ से आंसर आ गया हमारा कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड बराबर सीधा सीधा हो गया 1000/14 और आप कर देंगे 0.3. आप इसको बच्चों सॉल्व करके देख लें, ये आंसर आपका आ जाएगा 21.42. इतना ml अगर आप इसी सॉल्यूशन का ले लेते हैं ना तो आप आराम से इस सॉल्यूशन से इतना ml और इतना m वाला सॉल्यूशन बना लेंगे. हाँ, इसमें दिक्कत क्या होगा, इसमें दिक्कत ये होगा कि अगर आप ये सोच लेंगे ना कितना ml लगे, इतना ml इतना देने का सीधा सा मतलब आपको यही हुआ कि वो डायरेक्ट यही कहना चाह रहा कि इस सॉल्यूशन का हम कितना ml यूज करें ना ताकि इसके अंदर 0.3 मोल सॉल्यूट हो जाए. ये नहीं आप निकाल सकते कि अलग से वॉल्यूम का आइडिया लगा रहे हैं फिर मोल. इसमें तो
पागल हो जाइएगा। सीधा सीधा जब भी ऐसा सवाल आए तो देखिए कि इतना ml इतना m वाला चाहिए, तो सीधा सीधा ये सोचिए ना कि वो कितने ग्राम सॉल्यूट की बात कर रहा है, या उसे कितने ग्राम सॉल्यूट लेना है, या कितने मोल सॉल्यूट लेना है। तो हम देख लेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन गिवन है जिसके बारे में हमें पता है उसमें किस तरीके से सॉल्यूट पता है। जैसे हमको यहाँ मिल गया कि इसके इतने ml के अंदर 1 मोल है, तो हम लोग यही आइडिया लगा कि ये निकाल लिए। तो इस तरीके से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं 97 पे। 97 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखिए क्या बताया गया था। आपको इसका थ्योरी पढ़ाते समय आपको ये चीज़ बताया गया है कि जब भी सवाल आपके 2 सॉल्यूशन को मिक्स करने के ऊपर आए तो रटे रटे टाइप नहीं बनाना, हमें एक कॉन्सेप्ट से चलना हर हमेशा, नहीं तो गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। इस तरह के सवाल में करना क्या होता है बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा हो तो सबसे पहला चीज़ जो आपको सोचने के लिए बताया गया था वो ये बताया गया है, आप चेक करें कि उन दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो कहीं रिएक्शन तो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको क्लास में भी यही बताया गया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में 2 सॉल्यूशन को मिक्स किए जा रहे हों तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो बात आपको बताया गया था वो यही बताया गया था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो मिलने के बाद एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। अब बात आएगा कि ये कैसे पता चलेगा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम एक छोटा सा हिंट आपको दिए थे कि अगर सॉल्यूट के बीच में कॉमन आयन हो गया तो वो सॉलिड पार्टिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, और अगर कॉमन आयन नहीं है तो वो सॉलिड पार्टिकल रिएक्शन करेंगे। तो आप यहाँ फिलहाल देखिए कि ये है BaCl2, मतलब Ba2 + Cl- देगा, ये H + SO4 2- देगा, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन आयन नहीं है, इसलिए दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। और जब रिएक्शन करते हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट बताए थे बच्चों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उन दोनों सॉल्यूशन के अंदर शुरुआती में मिलाने से पहले दोनों सॉल्यूट का आपको मोल या मिलीमोल का नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखिए इस सॉल्यूशन का आपको कितना ml लिया गया है, 50 ml लिया गया है। इसका कंसंट्रेशन यूनिट जो दिया हुआ W/V दे रखा है, ठीक है, 20%। तो इतने डाटा से आप ये निकालिए कि इसके अंदर BaCl2 का आखिर कितना मास है या कितना मोल है। तो देखिए 100 ml होता तो 20.8 ग्राम होता, लेकिन आपका तो 50 ml है, मतलब उसका आधा है, तो इसका मास भी आधा होगा। तो सीधा सीधा हमें ये पता चल गया BaCl2 का जो हो गया वो आपका आ जाएगा 10.4 ग्राम। इतना तो पता चल गया कि इसके अंदर इतना ग्राम है। इसकी बात आते हैं, यहाँ भी देखिए W/V दिया, इसका मतलब क्या होगा कि 100 ml के अंदर इतना ग्राम है, तो 100 ml लिया भी गया, तो सीधा सीधा यहाँ पे मास आपको पता चल जाता 9.8 ग्राम। अब इस मास से बच्चों आपको बोला गया था मोल निकालने, तो मोल निकालने का मतलब है मास अपॉन मोलर मास, तो ये तो 98 ही होता, तो 0.1 मोल इसका आ गया। उसके बाद आप इसको भी मोल में कन्वर्ट करेंगे तो BaCl2 का देखिए 137 दिया हुआ और 71 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। BaCl2 में बैरियम का हो गया 137, ठीक है, और प्लस आप करेंगे 71, 2 क्लोरीन है तो 35.5 का डबल, तो ये हो गया आपका 71, ये 208 आ रहा। कितना रहा बच्चों, 208। तो आप क्या करेंगे, 10.4 में 208 से भागा दे देंगे, 10.4 में 208 से भागा दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0.05। ठीक है, तो अब हमें मोल पता चल गया और आपको पता है दोनों बीच रिएक्शन होने हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक लिखेंगे। उसके बाद आप स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट लगा देंगे, ये बन जाएगा BaSO4 और प्लस यहाँ पे बन जाएंगे इसका HCl। ठीक है, अब इसको अगर बैलेंस करते हैं, बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो ये आपका 2 आ जाएगा, Cl हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, इधर भी 2, एक SO4 एक SO4, ये बैलेंस हो गया। अब सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्री के कंसेप्ट से जाएंगे। ये हो गया आपका 0.05 मोल, ये हो गया आपका 0.1 मोल। ये कहानी है बिफोर रिएक्शन की, ये कहानी है बिफोर रिएक्शन की। अब देखिए जब रिएक्शन हो गया होगा तो फाइनल कंटेनर, ये जो भी रिएक्शन हो रहा बच्चों वो यहाँ चल रहा है, इस कंटेनर में चल रहा है। ठीक है,
अब देखिए आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू, अगर हम इसको टी कर दें किसी में बात, अब देखो 2 का दिया हुआ तो आपको क्या पता करना होगा, LR पता करना होगा। तो LR पता करने का क्या रूल होता है बच्चों, मोल में कॉफिशिएंट से भागा दीजिए। तो इसका मोल है 0.1 कॉफिशिएंट 1, ये छोटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रीजन। तो रिएक्शन के बाद ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये तो बचेगा नहीं, ये कुछ बचेगा। खैर बचेगा कितना उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको जिस आयन का कंसंट्रेशन पूछा है ना, वो आयन ये तो प्रोड्यूस कम से कम नहीं कर रहा होगा बिल्कुल। अब इसमें भी हम लोग को ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं निकालना, चूँकि हमें तो Cl- का पूछा, तो Cl- का सोर्स कौन है, एक ये था और एक ये था, तो ये तो कुछ बचा नहीं, ये बचा। कितना बनेगा ये बच्चों, तो जिसका मोल निकालना उसका कॉफिशिएंट नीचे करते थे, लिमिटिंग रीजन का कॉफिशिएंट गुना करते थे लिमिटिंग रीजन का मोल। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से ये समझ आ गया कि HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन आया है, HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन आया है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही पूछ रहा, तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो HCl का जितना मोल बना, तो आप देख रहे हैं इतना मोल बना, तो इसको अगर आप 2 से गुना करते हैं 0.1 मोल बना। चलिए ये 0.1 मोल हो गया। और नीचे क्या करेंगे आप, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तब अरे ये तो अभी मोल आया ना HCl का, ये तो मोल आया, आपको तो कंसंट्रेशन निकालना है HCl का, फिर उससे हम आयन का कंसंट्रेशन निकालें। अब बताइए इसके नीचे टोटल वॉल्यूम से हमें क्या करना होगा, डिवाइड भी तो करनी होगी। सोचिए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया होगा, तो यहाँ पे 50 ml और यहाँ पे 100 ml, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 150 ml। तो आपको 150 ml से इसमें डिवाइड करना, और चूंकि वॉल्यूम लीटर में चाहिए था तो 1000 से और गुना कर देंगे। अब देखिए ये आपका कितना आ रहा है, ये पॉइंट हटा दीजिए, तो 1 0 और नीचे आ जाएगा 2 0 और 2 0 ऊपर से कट जाएगा, मतलब ये 5 10/15, मतलब ये 2/3, ये कितना आ गया 2/3। ये 2/3 मोल जो आया है या कंसंट्रेशन, वो HCl का एक्चुअली आया, लेकिन अब Cl- की बात करेंगे तो Cl- का भी कितना हो जाएगा, 2/3 ही होगा। और 2/3 का मतलब आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा, ठीक है। 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.666, मतलब ये तो एक तरह से देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म को मिक्स करके ये बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, ठीक है बच्चों।